Hello guys, this is Siddharth Kumar and I am chemistry lecturer in Oriental Public School. तो आज मैं क्लास 10 का एक चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन ऑफ elements and their periodic properties. Okay. उसका एक टॉपिक है टोबेटियर्स लॉ ऑफ चार्ज। तो देखो उस टाइम तक ये एक्चुअली बात है आपकी सन 1819 से 1815 से लेकर 1829 साल या 1820 बोल सकते हो। 1819 से लेकर 1829 साल के बीच की बात है। उस टाइम तक जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोगों का नहीं आया था। उस टाइम तक मतलब जो जितने लिमिटेड एलिमेंट्स थे उनको जो है डोबेटियर ने क्या किया, बस एक अपने ट्रियाड्स के हिसाब से उसको सजाने का कोशिश की, लेकिन बाद में वो ट्रियाड जो है ना फेल हो गए। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जैसे मेरे पास लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, ठीक। सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और उन्होंने कहा था मेरे पास पोटेशियम है उस टाइम तक, और पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 9। तो उन्होंने अपने ट्रियाड्स में ये जो है बताने का कोशिश किया टोबेटियर्स ट्रियाड में उन्होंने ये जस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये जो लिथियम है इसका एटॉमिक नंबर जो कि 3 है, और पोटेशियम है इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, जो कितना है, एक्चुअली एटॉमिक नंबर के ऊपर किया था, आई एम सॉरी, इनका एटॉमिक नंबर तो चलो 3 है, लेकिन इनका एटॉमिक वेट, ठीक है, उस समय तक जो है एटॉमिक नंबर का वो जो मतलब उनको सजाया नहीं गया था। तो एटॉमिक वेट के आधार पर उन्होंने किया था। लिथियम का जैसे एटॉमिक वेट होता है 7, ठीक है, सोडियम का जो होता है एटॉमिक वेट होता है 23 और पोटेशियम का एटॉमिक वेट होता है 39। तो वेमोनियर भाई साहब ने क्या किया, उन्होंने एटॉमिक मास के आधार पर इसको समझने की कोशिश की। ओके, तो एटॉमिक मास के आधार पर उन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पे 7, लिथियम का 7 और पोटेशियम का 39। उन्होंने कहा कि जब मैं इन दोनों मेटल्स या एलिमेंट्स के जो है एटॉमिक मास को अगर जोड़ दूं और उसको 2 से डिवाइड कर दूं, तो जो भी वैल्यू आएगा वो इस बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल होगा। आया समझ में? एटॉमिक मास का खेल हो रहा है, एटॉमिक नंबर का खेल नहीं हो रहा है, एटॉमिक मास का। उन्होंने कहा कि लिथियम का एटॉमिक मास जो कि 7 है और पोटेशियम का एटॉमिक मास जो कि 39 है, उसको अगर जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूं तो जो भी वैल्यू आएगा वो बीच वाले एलिमेंट के मास के इक्वल होगा। ओके, तो यहां तक तो उनका ठीक चला, ये इस केस में उनका बिल्कुल ठीक चला। इस केस में उन्होंने बताया 39 और 7 कितना होता है 46 डिवाइडेड बाय 2 और ये हो गया तुम्हारा 23। तो ठीक है, 23 और 23 यहाँ पे जो है वो बिल्कुल सही खेल गए। लेकिन जब उन्होंने दूसरे एलिमेंट्स के ऊपर यही सेम चीज को वेमोनियर ट्रियाड को अपनाने का कोशिश किया तो वो फेल हो गए। जैसे एज फॉर एग्जांपल उन्होंने लिया था क्लोरीन। क्लोरीन का जैसे एटॉमिक वेट होता है 35.5, ओके। ब्रोमीन का एटॉमिक वेट होता है 80 एंड आयोडीन, ठीक, आयोडीन का एटॉमिक वेट होता है 170। तो देखो उनके ट्रियाड्स के हिसाब से इन दोनों के एटॉमिक मास को जोड़ के जब 2 से डिवाइड किया जाए तो वो 80 के इक्वल होना चाहिए। लेकिन देखो हो क्या रहा है, 35.5
प्लस 127 डिवाइडेड बाई 2, है ना। और इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगा तुम्हारा 81.25, ठीक है। ये 81.25, यहाँ ब्रोमीन का एटॉमिक मास है 80, है ना। नहीं हो रहा है, सिर्फ एक जगह आपका पास हो जाने से तो नहीं होता है ना, दोनों जगह पास होना चाहिए। यहाँ पे हर जगह दोनों इसके आगे और भी होंगे तो उनमें भी उसको पास होना चाहिए, लेकिन उसमें वो पास नहीं हुआ, इसलिए इस क्रिया को जो है फेल करना पड़ेगा, फेल। चूंकि हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं किसका, केमिस्ट्री का, तो ये शुरुआती दौर पे रखा गया था, इसलिए हमको इसको जानना थोड़ा सा जरूरी है। लेकिन ये फेल कर दिया, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए गाइस, अगला टॉपिक है आपका न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑप्टिक्स। ये देवोनियर के ठीक बाद में आने वाले साइंटिस्ट हैं, ठीक है। ये देवोनियर के बाद लगभग 1864 ईस्वी के आसपास आए थे, 1864। उन्होंने क्या किया, न्यूलैंड एक साइंटिस्ट से, उन्होंने क्या किया कि म्यूजिकल स्केल जो होते हैं ना, म्यूजिकल स्केल, उसके आधार पर, म्यूजिकल स्केल के आधार पे अपने पीरियोडिक टेबल को सजाने की कोशिश की। अब आपको बहुतों को पता होगा या नहीं भी पता हो सकता है, म्यूजिकल स्केल्स कौन कौन से हैं, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और नी के बाद वापस सा आता है। याद करो, आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में सुना ही होगा, सारे गामा पाधा नी सा। तो एलिमेंट्स को सारे गामा पाधा नी सा के बाद रखने के बाद ये जो नी आया, उसके बाद जो एलिमेंट था उसने अपने सा के नीचे रखा और फिर से ये रो स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से उसने टोटल 3 रो दिए, ठीक है। फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो में उसने क्या क्या रखा, देखो आप यहां से सा के नीचे रखा हाइड्रोजन को, रे के नीचे उसने रखा था लिथियम को, गा के नीचे रखा गया था बेरिलियम को, मा के नीचे रखा गया था बोरॉन को, पा के नीचे रखा गया था कार्बन को, धा के नीचे रखा गया था नाइट्रोजन, और नी के नीचे रखा गया था ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरीके से म्यूजिकल स्केल के माध्यम से जो है उसने अपने पीरियोडिक टेबल को, उस टाइम के पीरियोडिक टेबल को, उसको पीरियोडिक टेबल भी नहीं बोल सकता मैं, ठीक है, उस टाइम तक जो है अपने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के माध्यम से उसने क्या किया, जस्ट एलिमेंट्स को सजाने का कोशिश किया, और कुछ नहीं कह सकते। और वो किसके ऊपर, म्यूजिकल स्केल्स के ऊपर, सारे गामा पाधा नी सा, ठीक। तो ये तो था मेरा फर्स्ट रो को उसने इस तरीके से सजा दिया, लेकिन अभी भी उसके पास बहुत सारे एलिमेंट्स बच गए थे, तो उन्होंने फिर उसको क्या किया, सेकंड रो में लगा दिया, सेकंड रो में लगा दिया। उसने कहा कि नी के बाद वापस सा आता है, सारे गामा पाधा नी सा आता है, तो मैं ऑक्सीजन के बाद जो भी एलिमेंट होगा मैं यहाँ पे फिर से सा के नीचे से स्टार्ट करूंगा और फिर से एक रो बनाऊंगा। तो सेकंड रो में उसने हाइड्रोजन के नीचे रखा फ्लोरीन को, ठीक है, लिथियम के नीचे रखा सोडियम, बेरिलियम के नीचे था मैग्नीशियम, बोरॉन के नीचे था एल्युमिनियम, कार्बन के नीचे था सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे था फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे था सल्फर। सल्फर के बाद वापस से ये आ गया थर्ड रो पे, है ना। उसने इस तरीके से सजाया थर्ड रो को सजाया। सल्फर के बाद यहाँ उसने क्लोरीन को रखा, फिर सोडियम के नीचे उसने पोटेशियम को रखा, फिर कैल्शियम को रखा। अब देखो खेल यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। उसके पास 4 एलिमेंट्स अभी भी बाकी रह गए थे, वो था तुम्हारा टाइटेनियम, ठीक है, टाइटेनियम, ओके। फिर उसके पास था सीआर मतलब क्रोमियम, ओके, क्रोमियम। और तो एलिमेंट्स उसके पास थे, एक था Mn यानी मैंगनीज, और चौथा था Fe मतलब आयरन, लोहा। तो उसने क्या किया, उनको सजाया कुछ इस तरीके से। एल्युमिनियम के नीचे उसने क्रोमियम को रखा, सिलिकॉन के नीचे रखा टाइटेनियम को, फास्फोरस के नीचे रखा मैंगनीज को, और Fe को उसने रखा सल्फर के नीचे। तो देखो यहाँ पे ये
फेल क्यों हो गया? ये जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है ये फेल क्यों हो गया? इसका फेल होने का कारण ये था कि हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन अपने प्रॉपर्टीज सिमिलर लगभग सिमिलर थे। लिथियम सोडियम और पोटेशियम की भी प्रॉपर्टीज मेल खा रहे थे। बेरिलियम मैग्नीशियम और कैल्शियम की भी प्रॉपर्टीज मेल खा रहे थे। लेकिन बोरॉन और एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी सेम होने के बावजूद भी किसी भी एंगल से क्रोमियम का प्रॉपर्टी सेम नहीं था, जिस कारण इसको काट दिया। कार्बन और सिलिकॉन के प्रॉपर्टी सेम थे, लेकिन टाइटेनियम का प्रॉपर्टी बिल्कुल भी उसके सिमिलर नहीं था। नाइट्रोजन और फास्फोरस के प्रॉपर्टी सेम थे, लेकिन मैंगनीज का प्रॉपर्टी बिल्कुल भी उसके सेम नहीं था। ऑक्सीजन और सल्फर के प्रॉपर्टी सेम थे, लेकिन लोहा का प्रॉपर्टी बिल्कुल भी उस ग्रुप के दूसरे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज के इक्वल नहीं था, जिस कारण इसको फेल करार दिया गया। फेल। और इसके ठीक बाद ही कुछ सालों बाद ही लगभग 1872 ईस्वी के बाद ही मेंडलिव साहब आए और मेंडलिव साहब ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया और ये टेबल जो है फेल कर दिया इस प्रॉपर्टीज के कारण। ठीक है, मेंडलिव पीरियोडिक टेबल किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।